इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा, ठीक है, और एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी। और उसके साथ हम जानते हैं कि फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप रहता है, जिसको हम मैथमेटिकली 1 ओवर टी इज इक्वल टू एफ से ज़ाहिर करते हैं। और ओमेगा जो है हमारा, उसको अगर हम 1 ओवर टी यानी ऊपर वाले फार्मूले में, मैं अपना कर्सर वहाँ लेके आ रहा हूँ, ये देखिए, अगर यहाँ पे ओमेगा 2 पाई ओवर जो कैपिटल टी है, तो 1 ओवर टी की जगह पे हम एफ लिख सकते हैं, यानी फ्रिक्वेंसी, जो भी मैंने बताया कि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ यहाँ पे आ चुका होगा। तो इस इक्वेशन से भी हम फेमिलियर है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो यहाँ से अगर हम एफ की वैल्यू निकाल लें, यानी फ्रिक्वेंसी की निकाल लें, दिस इज अ स्पीड, वेलोसिटी, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ है। ये जब भी हम वेव को ज़ाहिर करना हो, वेव की स्पीड मालूम करनी हो, उसकी फ्रिक्वेंसी देखनी हो, तो फिर हम यही इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं अमूमी तौर पर। तो एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, ये यहाँ से फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकालने के बाद इक्वेशन 2 में यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई वी ओवर लैम्डा आ चुका होगा। तो ये 2 पाई ओवर लैम्डा जो है, इसको हम मैथमेटिकल इसको के वेक्टर कहते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू के इंटू वी, हमारे पास इक्वेशन आ गई है। तो यहाँ से अगर हम स्पीड निकालना चाहें, तो वी इज इक्वल टू ओमेगा ओवर के, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। यानी तो जो वेव वेक्टर है, उसकी जो स्पीड है, उसको हम इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे साथ ही छोटा सा प्रॉब्लम है, जो इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देगा। इन इलेक्ट्रिक शेवर, यानी वो बच्चे जो इलेक्ट्रिक शेवर इस्तेमाल करते हैं, द ब्लेड्स मूव बैक एंड फोर्थ, यानी वो जो आगे ब्लेड लगे होते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया होता है उन्होंने, एक्चुअली वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, उनके बीच में फासला बहुत ही कम होता है, ना होने के बराबर है। जब वो आपस में एक दूसरे के ऊपर टच कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो बीच में आने वाले बालों को वो ट्रिम करना शुरू कर देते हैं इलेक्ट्रिक शेवर पर। तो अब वो जो वाइब्रेशन उसके दरमियान में हो रही है, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2 मिलीमीटर का है, यानी वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, यानी 2 × 10⁻³ मीटर का उन ब्लेड्स के बीच में फासला है। यानी वो जो दो म्यूचुअली एक दूसरे के साथ मर्ज हुए हैं ब्लेड्स, जिस तरह कैंची होती है, कैंची के 2 ब्लेड्स होते हैं, जब हम चलाते हैं तो कैंची 2 ब्लेड्स के बीच में कागज़ को या किसी भी चीज़ को काटती है। इसी तरह से ये प्रिंसिपल बन चुका हुआ है कि जब भी उसके इलेक्ट्रिक शेवर के अंदर भी 2 कैंची की तरह से वेरी स्मॉल स्केल, वेरी वेरी स्मॉल स्केल पे 2 कैंचियाँ लगी होती हैं, और वो कैंची एक नहीं होती, वो कोई 1000 के हिसाब से होती या सैकड़ों के हिसाब से। तो वो जो स्मॉल साइज़ के अंदर उनके दरमियान जो स्पेस है वो बहुत कम होता है। तो जब वो वाइब्रेट करते हैं, जिस तरह कैंची को दोनों दोनों उसके जो फोर्क्स होते हैं उनको करीब ला के फिर हम काटते हैं, उसी तरह से जब वो आपस में वाइब्रेट करते हैं ऑटोमेटिकली, तो बीच में आने वाले जो बाल होते हैं उनको ट्रिम कर देते हैं। मैंने थोड़ी सी आपको उसकी फिजिक्स समझाने की कोशिश की है। तो उन 2 ब्लेड्स के दरमियान जो फासला है वो 2 मिलीमीटर का है। द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक विद फ्रिक्वेंसी 120 हर्ट्ज, यानी वो जो 120 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से वो दोनों ब्लेड्स वाइब्रेट कर रहे हैं। फाइंड एम्पलीट्यूड, उनका एम्पलीट्यूड मालूम कीजिए कि वो जब वाइब्रेट करेंगे तो डेफिनेटली उनका कोई ना कोई एम्पलीट्यूड होगा। उनका मैक्सिमम ब्लेड स्पीड, किस स्पीड से वो मूव कर रहे हैं, और मैक्सिमम ब्लेड एक्सेलरेशन वेट कीजिए। ये बड़ा दिलचस्प इंटरेस्टिंग सा है और बड़ा शॉर्ट सा क्वेश्चन है। तो एम्पलीट्यूड जो है वो हम उसको चूँकि एम्पलीट्यूड हम 2 एक्सट्रीम पोजीशन में किसी एक जानब की एम्पलीट्यूड को हम कंसिडर करते हैं, चाहे वो सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल अपने जहन में ले आइए, चाहे वो मैस स्प्रिंग का वो सिस्टम अपने जहन में ले आइए जो किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। जब इट स्टार्ट्स टू ऑसिलेट, तो ये 2 एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में ऑसिलेट कर रहा होता है, और मीन से किसी भी जानब का जो फासला है, किसी एक जानब को, किसी एक एक्सट्रीम पोजीशन को, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो उसको हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो इन एक्स ओवर एम कहते हैं उसको, 2 से डिवाइड, पूरे डिस्टेंस को हम एक्स कहें तो उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चूँकि लेंथ दी हुई है मैंने, तो 2 मिलीमीटर को हम उसको 2 × 10⁻³ डिवाइड बाई 2 कर दिया। तो अब यहाँ पे हमें जो आंसर आ रहा है वो 1 × 10⁻³ m आ गया, दैट इज़ 1 मिलीमीटर। तो अब हमारे पास एक तरफ एम्पलीट्यूड है 1 मिलीमीटर, क्योंकि वो जो ब्लेड है जिसने बताया इलेक्ट्रिक
पहले बता चुकी हूँ, इलेक्ट्रिक शेवर जो है, जो ब्लेड हमारा है, वो बैक एंड फोर्थ यानी वाइब्रेट कर रहा है और 2 मिलीमीटर के बीच के फासले में। तो 2 एक्सट्रीम पोजीशन बताई हुई है, उनके बीच का जो फासला है वो 2 है। तो 2 पे डिवाइड करके हमने बड़ी आसानी से आपका एक तरफ का एम्पलीट्यूड मालूम कर दिया 1 मिलीमीटर का। तो अब साथ ही दूसरा पार्ट कह रहा है कि इसके मैक्सिमम स्पीड भी निकालने क्या होती है। तो ये वी एम इज इक्वल टू ओमेगा एक्स है, ये पीछे हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है, इसलिए उसी पढ़ी हुई चीज़ से फ़ायदा उठाते हुए हम लोग इसको आगे लेके चल रहे हैं। तो ओमेगा हमारे पास 2 पाई एफ है। तो अब इसमें सिर्फ हमने मैथमेटिकली वैल्यूज लगानी है, 2 इंटू 3.14 इंटू 120 इंटू दिस वन जो एम्पलीट्यूड अभी आपने निकाला है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.754 मीटर पर सेकेंड ये हमारी पास स्पीड होगी उसकी। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा जिसका, वो ओमेगा स्क्वायर एक्स एम से मालूम करेंगे। तो ओमेगा की वैल्यू लगाइए जहाँ पे 2 पाई एफ उसका होल स्क्वायर एक्स एम आ गया। तो अब ये जो इस सर आवाज फॉर्मूले में नहीं आ रही है। जो यस हमने आवाज आपकी नहीं। सर आवाज कट रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैक्सिमम उसके अंदर उसकी वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं। तो 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर पाई यहाँ स्क्वायर सर जी आपकी के आवाज अंदर नहीं आ रही। मौजूद है। आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा मैं बोल ही था, मैंने कहा मैं बोल ही था, मैं अब बोलना शुरू किया मैंने, अभी बताता हूँ, एक जस्ट अ वेट। ठीक है मैं हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है अब कि नहीं? यस यस सर यस सर अब सर आ आ रही आ है। रही है। अच्छा तो अब कंटिन्यू कर लें यहीं से फिर। स्लो जी यस आवाज़ आ रही है ना अब आपको? यस सर आ यस रही सर अच्छा ओके। तो अब मैं इसको फिर दोबारा से फिर शुरू करूँ यहाँ से। यहाँ से ये हमने ना ये यहाँ तक तो पहली स्लाइड तो हमारी शायद हो गई थी। ये पहली स्लाइड जो मैं जो आपको शेवर वाला समझा रहा था, मैं शेवर वाला दोबारा समझाना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रिक शेवर से। ठीक है, यहाँ शुरू कर रहा हूँ प्रॉब्लम से। यस सर। ठीक है जी, हाँ जी। तो ये इलेक्ट्रिक शेवर जो मैंने डिस्कस कर रहा था कि इलेक्ट्रिक शेवर जो है, जिन बच्चों ने देखा होगा, जो जो मेल हजरात हैं, जो लड़के हैं जो यूज़ करते हैं, वो इस तरह से है कि इलेक्ट्रिक शेवर का जो फ्रंट होता है, जिसके सामने 2 ट्रिमर लगे होते हैं, यानी जिस तरह से हम अगर कैंची को देखते हैं, ज़रा बड़ी स्केल पे देखते हैं, तो कैंची के 2 ब्लेड्स होते हैं जिसके बीच में वो कागज़ को या बालों को काटती है। तो हमें फोर्स लगानी पड़ती है उसकी दस्ती के ऊपर, हैंडल के ऊपर। हैंडल पे फोर्स लगाते हैं तो अगले जो ब्लेड होते हैं दे स्टार्ट टू वाइब्रेट, और जो वाइब्रेशन पे जब वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो वो बालों को काटते हैं। इलेक्ट्रिक शेवर में भी सेम सूरत हाल कुछ इसी तरह से है कि वो जो बड़ी कैंची की शक्ल को बिल्कुल छोटे स्मॉल स्केल पे, माइक्रो स्केल पे वो ले आए हैं। अब उसके अंदर छोटी छोटी कैंचियाँ लगी होती हैं जो वाइब्रेट कर रही हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अब जो अब जानते हैं कैंची के 2 ब्लेड्स के बीच में जब वो काट रही है उनके दरमियान एक डिस्टेंस होता है। अब यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रिक शेवर के अंदर जो कैंची जो माइक्रो स्केल पे, अब समझ लीजिए 1000 की तादाद में होती हैं या सैकड़ों की तादाद में होती हैं,
जो कि ऑन करने पे स्किन के ऊपर बालों को वो काटती हैं। तो अब जब वो एक्चुअली वो दोनों वाइब्रेट कर रही होती हैं, दो खास डिस्टेंस के दो खास एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में वाइब्रेट कर रही होती हैं, और जो ही उसके दरमियान में कोई कटिंग करने वाली चीज़ आती है वो उसको वो काट देती है। ये मैं इलेक्ट्रिक शेवर की फिजिक्स या आपको उसका कंस्ट्रक्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब वो बैक एंड फोर्थ कर रही हैं और उन ब्लेड्स के बीच का फासला जो है वो 2 मिलीमीटर है, ठीक है जी। यानी एक कंघी ऊपर लगी हुई है, एक नीचे लगी हुई है, जिसके 100 पार्ट्स होंगे। मैं ये जस्ट कंस्ट्रक्शन समझा रहा हूँ, न्यूमेरिकल में इसका रहता नहीं है। तो वो जब वाइब्रेट करेंगे तो उनके दरमियान यानी दो नीचे वाले ब्लेड और ऊपर वाले ब्लेड के बीच में 2 मिलीमीटर का फासला है, यानी 2 ज़रब 10 की ताकत -3 मीटर। आवाज़ आ रही है जब मैं, ठीक है कि नहीं? यस सर, ये सर आ रही है। ठीक है। तो अब ये 2 मिलीमीटर का उनके बीच में फासला है। तो जब ये 2 मिलीमीटर का फासला है तो जब ये वाइब्रेट करेंगी तो ये 120 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से ये वाइब्रेट करना शुरू करेंगी, क्योंकि ये वाइब्रेट करेंगी तो बालों को काटेंगे, अदरवाइज नहीं काट सकते। अब वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि इसका एक एम्पलीट्यूड मालूम कीजिए, इसकी मैक्सिमम ब्लेड स्पीड मालूम कीजिए, यानी किस स्पीड से वो हरकत में है, और उनकी ब्लेड की एक्सेलेरेशन मालूम कीजिए। ये 3 चीज़ें हमसे उन्होंने पूछ रही हैं। तो उसमें हम जो डाटा हमारे पास दिया हुआ है वो हमें लेंथ दी हुई है 2 मिलीमीटर, यानी उन दोनों का डिस्टेंस है वो हमारे पास 2 मिलीमीटर का दिया हुआ है जी। तो 2 मिलीमीटर का जो है उसको हमने 2 से डिवाइड जब करेंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे, हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी जो वाइब्रेट कर रही हो, जिससे मैंने सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल अपने ध्यान में ले आइए, चाहे वो मैस स्प्रिंग वाला सिस्टम अपने ध्यान में ले आइए, तो अब जब हम उसको डिस्प्लेस करते हैं तो वाइब्रेटरी बॉडी एक्चुअली 2 एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में ऑसिलेट स्टार्ट कर देती है। अब वो जो 2 मिलीमीटर हमें दिया हुआ है वो पूरे का पूरा 2 एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। अब हम अगर उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमें एक तरफ का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। तो वही हमने यहाँ किया हुआ, एम्पलीट्यूड XM इज इक्वल टू लेंथ ओवर 2, तो 2 पे डिवाइड करने पे हमारे पास 1 मिलीमीटर हमारे पास एम्पलीट्यूड आ गया। ये किसी भी एक तरफ की एक्सट्रीम पोजीशन का है। अब हमने मालूम करना है मैक्सिमम स्पीड VM, दैट इज ओमेगा XM, ये फॉर्मूला पढ़ा हो पीछे हमने, और हम ओमेगा की अभी हमने इक्वेशन देखी भी है, पीछे बहुत दफ़ा देख चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 2πf होता है। तो वही हमने यहाँ देखिए जहाँ मेरा कर्सर मौजूद है ओमेगा की जगह पर हमने 2πf लिख दिया है, साथ में XM जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 × 3.14 × 120 हमें डाटा के अंदर फ्रिक्वेंसी दी हुई है, वो इलेक्ट्रिक ब्लेड की, और साथ में हमने ये निकाला हुआ है 1 × 10⁻³ तो अब इनको जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.754 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ जाएगी, जिस स्पीड से वो ब्लेड मूव करेंगे। अब हमने एक्सेलरेशन मालूम करना है, तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला AM = ω²XM। तो फिर दोबारा अब हम ओमेगा की जगह पे 2πf² लिख रहे हैं, साथ में XM है, तो स्क्वेयरिंग खोलने से हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो 4π² f² आ जाएगा। तो अब 3.14 का स्क्वायर कर लिया हमने, ये f हमारा 120 है, 120 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा पास स्क्वायर के बगैर, तो ये 1 × 10⁻³ आ जाएगा। तो अब स्क्वायर ओपन करने और मल्टीप्लाई करने तो 0.568 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गई। तो यही मैं यहाँ समझा रहा था। उम्मीद है आवाज़ अब क्लियर है आप लोगों को? यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब हम अगली स्लाइड पे जा रहे हैं। तो अगली स्लाइड पे हमारे पास उसका टाइटल जो नजर आ रहा है आपको है ग्रुप स्पीड एंड डिस्पर्शन। तो मैं थोड़ा सा ऊपर से यहाँ से रीड करूँगा, साथ में एक्सप्लेन भी करूँगा। द स्पीड ऑफ अ वेव इन अ मीडियम इज कॉल्ड फेज स्पीड। फिर दोबारा पढ़ो, द स्पीड ऑफ वेव इन एनी मीडियम इज कॉल्ड फेज स्पीड। जब किसी भी वास्ते में से, वो चाहे सॉलिड है, एयर है, लिक्विड है, गैस है, कुछ भी है, जब स्पीड उस मीडियम में से, जब वेव उस मीडियम गुजरती है तो जिस स्पीड से गुजर रही होती है उसे हम फेज स्पीड कहते हैं। बट द टर्म फेज स्पीड इज यूज्ड फॉर दोज वेव्स व्हिच कीप देयर शेप अनचेंज्ड व्हाइल ट्रैवलिंग लाइक साइन वेव। लेकिन इसके साथ हमने कंडीशन एक टैग कर दी है कि भाई ये वो स्पीड वेव, तब हम उस स्पीड वेव को फेज स्पीड बोलेंगे जब ये गुजरने वाली जो वेव है वो अपनी शक्ल को, अपनी जो वेरिएशन है वो कंटिन्यूसली कैसी रहे, जैसे साइन वेव, ठीक है, साइन वेव से बात करें तो साइन वेव
जब भी मूव करेगी तो उसमें कोई उसकी शेप में चेंज नहीं होगी। अगर तो ऐसा हो तो फिर तो है ये फेस स्पीड, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम उसे ग्रुप स्पीड कहेंगे। यानी हम ग्रुप स्पीड में क्या कहेंगे कि इन केस ऑफ अदर टाइप्स ऑफ वेव्स, एग्जांपल गिवन स्क्वायर वेव, साटूथ वेव। ये स्क्वायर वेव अगर नहीं देखी हुई तो जरा ज़हन में इमेजिन कीजिए, साइन वेव ऊपर से कर्वी है यानी गोलाई की शक्ल में है, तो स्क्वायर अगर मैं उसको स्क्वायर कहना चाहूँ तो इसका मतलब डेफिनेटली वो एक मरबी शक्ल की होगी शक्ल, कि ऊपर भी मरबा और मीन लाइन से नीचे भी मरबा होगा। साटूथ वेव से मतलब यह है, किसी ने अगर आरी देखी हुई है तो आरी के ब्लेड पे जरा नजर लगा तो उसके अंदर तिरछे कटिंग की हुई है, उसी आयरन के पतली को तिरछा काटा गया हुआ है खास एंगल से, तो उस तरह की वेव हो तो उसे हम साटूथ वेव कहते हैं। वी यूज देम ग्रुप स्पीड इंस्टेड ऑफ फेज स्पीड। यानी अगर इस तरह की शक्ल आनी शुरू हो जाए, वेव मूव कर रही है और इस तरह की मिक्सचर हमें मिलना शुरू हो जाए या इस तरह की शक्लों का तब्दील होना शुरू हो जाए वही साइन वेव, तो फिर हम उसे ग्रुप स्पीड कहेंगे। और ठीक है, मैं यहीं पर आगे नहीं बोलूँ। ग्रुप स्पीड इज द स्पीड ऑफ ग्रुप ऑफ वेव इन कम्प्लेक्स वेव। यानी अब जो ग्रुप स्पीड होगा इसका मतलब है अगर ये 2-3 किस्म की शेप्स वेव मूव करते हुए किसी मीडियम में से ख्यालात करना शुरू कर दे, लेना शुरू कर दे, इस तरह की शेप बनानी शुरू कर दे, तो हम उसे फिर कम्प्लेक्स वेव कहते हैं। इन द दिस इज द स्पीड एट विच एनर्जी ट्रेवल्स इन अ रियल वेव। अब हमारे पास, अब हमने बात कर दी है वेव की, फेज स्पीड की और ग्रुप स्पीड की, तो अब साथ में हमने लफ्ज़ एक और भी टैग किया और जहाँ मेरा क्वेश्चन नजर आ रहा है वो है मीडियम। तो मीडियम भी 2 किस्म के होते हैं हमारे पास, एक है डिस्पर्सिव और दूसरा है नॉन डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव मीडियम क्या है? नाउ द मीडियम इन विच वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ इज कॉल्ड डिस्पर्सिव मीडियम। यानी जो हमारी वेलोसिटी है वेव की वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है। द वेव whose velocity changes, यानी दूसरे लफ्जों में, सिंपल लफ्जों में और सुनिए, the wave whose velocity changes with the change in wavelength is called dispersive wave। यानी अब dispersive medium में से जो वेव गुजरेगी उसे हम dispersive wave कहेंगे और उसकी velocity तब्दील होगी। किस तरह से? वेवलेंथ की तब्दीली के साथ। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है, कई दफा पढ़ चुके हुए हैं। उसमें जो स्पीड है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, स्पीड जो है वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है। वेवलेंथ कम होगी तो स्पीड कम होगी, वेवलेंथ बढ़ेगी तो स्पीड कम होगी, स्पीड बढ़ेगी। तो दैट इज द डिस्पर्सिव। हियर इन अ डिस्पर्सिव मीडियम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेव हैव डिफरेंट फेज स्पीड्स। ठीक है, तो डिस्पर्सिव में क्या है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेव है तो फिर डिफरेंट फेज स्पीड्स उसके अंदर होंगे। इन अ डिस्पर्सिव मीडियम लाइक ग्लास, ये ग्लास भी हो सकता है, ये प्रिज्म हो सकता है, ये लेंस हो सकता है। डिस्पर्सिव मीडियम, द ग्रुप स्पीड एंड फेज स्पीड ऑफ लाइट वेव्स बिकम डिफरेंट। तो ये इनमें आप जानते हैं, तो प्रिज्म को हम बहुत सारा जानते हैं कि एक तरफ से वाइट लाइट उसके फेस पर डालते हैं और दूसरी तरफ वो 7 रंगों में तकसीम हो जाती है। तो क्या है कि अंदर जो है उसकी वजह से वो जब बाहर दूसरी तरफ से फेस से बाहर आती हैं तो वो अपने कलर्स को चेंज डिफरेंट कलर्स में वो तकसीम हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इन ए नॉन डिस्पर्सिव मीडियम all component waves travel with the same speed। अब यहाँ पे कह रहा है कि वो स्पीड उनकी सेम रहती है, जैसे साउंड वेव्स इन एयर, लाइट वेव्स इन एयर। ठीक है, तो ये नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है। एयर भी हमारा है और एयर दिस इज नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। एयर के अंदर मुख्तलिफ कंपोजिशंस होती हैं गैसेस की, उसमें से वन ऑफ देम मैं कार्बन करता हूँ अकेली कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी डिस्पर्सिव मीडियम। ठीक है, वो भी डिस्पर्सिव मीडियम। एज ए होल एयर जो है वो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। तो अब हमें अगला जो पढ़ रहे हैं वो वेव स्पीड है। इन स्पीड के मतलब हमने पढ़ा है वेव की, वेव स्पीड जो है उसको मतलब हम देखना चाह रहे हैं। द वेव स्पीड मीन्स द फेज स्पीड ऑफ ए सिंगल वेव और ग्रुप स्पीड ऑफ वेव इन नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। इन नॉन डिस्पर्सिव मीडियम द स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। यानी नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में जो वो स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के से मावरा होती है। Here we will find the speed of transverse wave in a straight string।
अब हम जितनी भी कैलकुलेशंस करते हैं, जो भी हम फिजिकली एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, वो हमारे पास वो स्ट्रिंग वाला मसला रह जाता है। स्ट्रिंग को ही यूज करते हैं, स्ट्रिंग से ही हम स्ट्रिंग को बांधा हुआ एक तरफ से और दूसरी तरफ से खींचा हुआ, स्ट्रिंग्स के अंदर वेव्स पैदा करते हैं। स्ट्रिंग के अंदर ही मुख्तलिफ तब्दीली लगा के उसको स्टैंडिंग वेव्स को, ट्रैवलिंग वेव्स को वो हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे बात करने का मकसद यही है कि यहाँ पे भी हम स्ट्रिंग का ही सहारा ले रहे हैं अपनी बात को अंडरस्टैंड करने के लिए और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सिंपल करने के लिए। द वेव स्पीड कैन कैलकुलेटेड बाय टू वे, दो तरीकों से। वन, पहली क्या है, बाय डायमेंशनल एनालिसिस, उसकी डायमेंशन को स्टडी करना, बाय मैकेनिकल एनालिसिस, दूसरा है उसको मैकेनिकली उसको एनालिसिस करना। पहला है हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस। द स्पीड ऑफ वेव्स ऑन द स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग एंड ऑन द फोर्स बिटवीन द नेबरिंग एलिमेंट्स। यानी जब हम कहते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर हम वेव जनरेट कर रहे हैं, तो उस पर दो चीज़ों पे वो निसार हो रहा है। एक तो उसका जो एलिमेंट से मतलब ये है कि वो जो पीस है जिसको आप अंडर ऑब्जर्वेशन लेके आना चाह रहे हैं, स्ट्रिंग का वो पीस, वो टुकड़ा जिसको हम अंडर ऑब्जर्वेशन लेके आना चाह रहे हैं या जिसके जरिए सब एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, वो उसका मीन्स। और फोर्स बिटवीन द नेबरिंग एलिमेंट्स। अब अगर आपने उस एलिमेंट, यानी आप रस्सी है फर्ज करें वो 2 मीटर की है, आपने उसको स्मॉल एलिमेंट्स में, स्मॉल सेगमेंट्स में कन्वर्ट किया है, तो अगर उसमें से एक सेगमेंट, एक एलिमेंट आप कंसिडर कर रहे हैं, उसके मास को कंसिडर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जब वो वेव उसके अंदर, एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर होगी वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट, यानी स्ट्रिंग का एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में, तो हम वो जो फोर्स लगेगी शिफ्ट होने के लिए नेबरिंग एलिमेंट्स में, वो भी उस पर डिपेंड कर रही होती है। इन स्पीड ऑफ वेव के ऊपर दो चीज़ें का इंसार आ रहा है, एक मास ऑफ एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग, अगर तो ये मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है तो फिर तो बड़ा आइडियल वे है, ठीक है, और साथ में फिर फोर्स भी होगी और वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब फोर्स जो यहाँ पे है उसको हम अपने यहाँ पे टेंशन ले सकते हैं, फिर रस्सी के अंदर जो तनाव आएगा दैट इज द टेंशन। इससे हम वाकिफ हैं, हम लोगों ने मेट्रो में भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं इस तरह से, एफएससी में भी कुछ एक्सपेरिमेंट इस तरह से किए हैं, जिसमें हम क्या करते थे, एक रिजिड स्कोर के साथ रस्सी के जरिए से नीचे मैस हम बांध देते थे, तो क्या होता था कि रस्सी के अंदर एक तनाव आ जाता था, इज द टेंशन। हम यहाँ पे फिर एज्यूम करते थे बड़ी आसानी के साथ कि भाई जो मैस है दैट इज W इज इक्वल टू mg की वजह से इसको हम मैस को g से ग्रेविटी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके एक वेट, जिसको फोर्स हम कहते थे पहले कि ये फोर्स है, वेट इज अ फोर्स, तो ये फोर्स नीचे की तरफ और जो रस्सी के अंदर तनाव में जो फोर्स आई हुई है दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो इसी की वजह से हम दोनों को हम फोर्स ही कंसीडर कर रहे हैं और फोर्स को हम आगे इसको ऐसे सर आपकी आवाज बजाय टी से जाहिर करने के। We characterize the mass of element of string in terms of linear mass density. अब हम यहाँ पे आवाज अच्छी आ रही है सर? बहुत स्लो आ रही है। ये आवाज मेरी कहाँ से अच्छी नहीं है आनी शुरू हुई आपको? ये डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं आनी शुरू हुई? यस सर। आवाज नहीं आ रही सर? आ रही है आवाज। मैं ये दोबारा मैं बहुत स्लो आपको आवाज आ रही है मेरी? सर अब आवाज कैसी है? ठीक आ रही है? अब ठीक है, पहले स्लो थी। ये डायमेंशन आज जी मैं ये दोबारा डायमेंशनल एनालिसिस में दोबारा से फिर रिपीट करता हूँ। मैं असल में इसको दूसरे नेट के साथ अटैच करना चाह रहा हूँ, वो ले नहीं रहा उसको। अच्छा चले, मैं इसको अब अगर आवाज आ रही है तो फिर मैं यहीं से कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब जहाँ पे आवाज ना आए ना वहाँ पे बता देंगे, ठीक है? अब आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज अब? जी मैं डायमेंशनल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ कि द स्पीड ऑफ वेव्स ऑन द स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग की जो रस्सी है उसके अंदर जो हमने वेव पैदा करनी है वो उसकी स्पीड के अनुसार दो चीज़ों के ऊपर आना है, एक है उसका मास पे और दूसरा है फोर्स पे। अब हमने रस्सी को जो है उसकी पूरी लंबाई को
छोटे छोटे स्मॉल सेगमेंट्स में, स्मॉल एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर लिया हुआ है इमेजिनरी। ठीक है, हम उसके इमेजिनरी इसलिए किया हुआ है, हम देखना चाह रहे हैं कि एक स्मॉल सेगमेंट का, एक स्मॉल एलिमेंट का इफेक्ट नेबरिंग एलिमेंट के ऊपर वो किस तरह से आता है उसका। तो अब हम यहाँ से जो देख रहे हैं उसमें पहली बात जो की है मैस ऑफ द एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग, दूसरा है फोर्स बिटवीन द नेबरिंग एलिमेंट। कि जब हम स्पीड ऑफ वेव को देख रहे हैं, उसका जो स्मॉल एलिमेंट है स्ट्रिंग का, वो जो है वो जब हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो वो फोर्स जो है वो नेबरिंग एलिमेंट के ऊपर भी कन्वर्ट हो। जब हम डिस्टर्ब करेंगे उस स्मॉल सेगमेंट को, उसको हम प्लग करेंगे, उसमें फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स डेफिनेटली नेबरिंग एलिमेंट के अंदर भी शिफ्ट होगी। तो उस चीज़ को हम लोगों ने पहले भी, मैंने टेंशन का जिक्र किया है कि यहाँ पे जो फोर्स शिफ्ट होगी या फोर्स नेबरिंग एलिमेंट के ऊपर लगेगी, दैट इज ड्यू टू द टेंशन। ठीक है, टेंशन का कॉन्सेप्ट हमारे जहन में पहले से भी है। आवाज मेरी ठीक आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर ठीक है, जबरदस्त है। हाँ, तो ये बीच में पता नहीं क्या मसला है फिर। अच्छा, अब जब टेंशन की बात मैंने की है, रस्सी के अंदर जब आप खींचेंगे उसको और उसको डिस्टर्ब करने से पहले जाहिर है कि रस्सी के अंदर तनाव आ जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट अगर आप छोटी क्लास के कॉन्सेप्ट से ले लें कि एक रस्सी को आपने रिजिड सपोर्ट से बांधा हुआ है और नीचे उसके साथ मैस अटैच किया हुआ है, तो मैस जो होगा वो हम उसको जब ग्रेविटी जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट हैज बिकम अ वेट। तो वेट हम जानते हैं दैट इज द फोर्स। तो जब रस्सी के साथ जो मैस आपने अटैच किया हुआ है उसका वेट और रस्सी के अंदर तनाव इक्वल हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि रस्सी के तनाव ने उसको कंपनसेट कर लिया हुआ एक दूसरे को। दोनों मुखालिफ समत में है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। न्यूटन का थर्ड लॉ भी यही बता रहा है। तो अब इसलिए हमने यहाँ पे टेंशन को एफ से जाहिर कर दिया हुआ है, रस्सी के अंदर तनाव को हमने एफ से जाहिर किया हुआ है। तो अब मैं यहाँ से आगे पढ़ रहा हूँ कि वी कैरेक्टराइज द मास ऑफ एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग इन टर्म्स ऑफ लीनियर मास डेंसिटी म्यू। क्योंकि हम रस्सी का पूरा जो है, आवाज ठीक आ रही है ना, अब पूरी रस्सी जो है वो एक लीनियर शक्ल में एक लाइन के अलॉन्ग ले रहे हैं, तो उसका मास भी पर यूनिट लेंथ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग म्यू जो है, assuming that wave speed v depends only on the f and mu। अब अगर हम जानते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो दो बातों पे डिपेंड कर रही है, यानी फोर्स जो शिफ्ट होनी है फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट उस पे, और म्यू क्या चीज़ है हमारे पास, लीनियर मास डेंसिटी। आवाज ठीक आ रही है? यस सर। यस। ठीक है, तो अब जब हम इन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं तो फिर स्पीड के लिए हम लोग उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा के फोर्स की पावर ए और म्यू की पावर बी, ये हम लिख रहे हैं इस शक्ल में। तो ये इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर हमारे पास चीज़ आ रही है। तो अब हम नहीं जानते कि ये पावर क्या चीज़ है, यानी ये पावर के फैक्टर में चीज़ आएगी। स्पीड की रिलेशन जो है टेंशन के अंदर वो स्क्वायर की शक्ल में है, अंडर रूट की शक्ल में है, किस शक्ल में है, वो हम जानने के लिए इसके ऊपर एक्सपोज्ड दो वैल्यूज पावर्स में लगा दी हुई है। तो अब इस रिलेशन को हमने, ये एक्चुअली दिस इज अ रिलेशन जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, इसको इक्वेशन बनाने के लिए बीच में हमने कांस्टेंट लगा दिया है। तो v इज इक्वल टू सी एफ ए और म्यू बी हमारे पास ये आ गई इक्वेशन हमारे पास। अब हमने ए और बी की ये जो वैल्यूज, जो अननोन वैल्यूज है, इनका सर्च करना है। इनका यहाँ पे क्या इनकी वैल्यूज किस तरह से है, यानी v जो है वो किस रेशो से, स्क्वायर से, अंडर रूट से या क्यूब रूट से वो मूव कर रही है, उसका बिहेवियर किस तरह से है। तो अगली स्लाइड पे हम आ चुके हुए हैं। तो जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, c जो है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है एंड a और b जो है वो उसके एक्सपोनेंट्स हैं इक्वेशन के अंदर। तो अब हमारे पास इसको चेक करने के लिए, इसको मालूम करने के लिए, तो हम उसको डायमेंशनल एनालिसिस का सहारा ले रहे हैं, जो हम पहले एफएस में पढ़ा हुआ है डायमेंशनल का। अब हम कह रहे हैं v इज इक्वल टू सी एफ म्यू। अब ये जो बड़ी ब्रैकेट्स में मैंने उसकी पावर्स को, एक्सपोनेंट्स को a और b की शक्ल में लिख लिया हुआ, यानी पिछली इक्वेशन को मैंने इस शक्ल में लिख लिया हुआ है। आई होप इसको आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये इक्वेशन किस तरह से आई है, सिर्फ उसको ब्रैकेट्स के अंदर लगाया हुआ है। जहाँ से आवाज़ क्लियर ना आए आपने वही बताना है, ताकि मैं उसको, आवाज़ ठीक आ रही है ना? यस सर। यस ठीक है, तो जी अब सर, v ठीक की है। जो है, जी v की जो डिमेंशन है
हम सारे जानते हैं कि v को हम, चूंकि हम s इज इक्वल टू v इंटू टी से फेमिलियर हैं कि फासला बराबर है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो दैट्स वाई वहाँ से v की वैल्यू निकाली है फासला ये लेंथ ओवर t माइनस वन, ये उसकी डिमेंशन है, ये आपने पहले पढ़ी हुई है। तो अब उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी एम एल टी माइनस टू, यानी ये में फोर्स जो होती है दैट इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए। तो मैंने वही यहाँ किया हुआ है, मैथ्स की जगह पे हमारे पास कैपिटल एम लगा दिया है, ए की जगह पे तो एल ओवर टी माइनस टू। इन एक्सेलरेशन की डिमेंशन से आप सारे वाकिफ हैं, मेरा ख्याल है, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो अब हम उसका सारे का पावर ए कर लिए। अब म्यू जो है हम जानते हैं मैस पर यूनिट लेंथ, तो ये एम मैस का एम आ गया और लेंथ का एल माइनस वन है। ये जो माइनस पावर में आ रहा है वो एक्चुअली उसके डिनोमिनेटर में है, यानी एम ओवर एल है, उसको लीनियर शक्ल में लिखने के लिए उसको माइनस पावर में ले आए हैं। यहाँ जैसे यहाँ पे आपको टी माइनस टू नजर आ रहा है, तो अब होता क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डी एक्स स्क्वेयर ओवर डी टी स्क्वेयर, ऐसे होता है ना। तो वो जो नीचे जो टी है टाइम स्क्वेयर की शक्ल में जा रहा है वो ऊपर चला गया, इस तरह से यहाँ पे लेंथ जो है वो ऊपर माइनस वन में चले गई है। मेरा ख्याल ये बात आप समझ रहे हैं। तो ये इसकी जो एक्सपेंशन जो है, इसकी जो एक्सपेरेंट्स हैं वो वैसे ही साथ साथ आते जा रहे हैं ए और बी की शक्ल में। अब यहाँ पे हम लोगों ने इस जगह पे मेरे पास m नहीं है, आप देख रहे हैं कि इसमें m नहीं है, तो मैं अगर m की पावर 0 लिख दूँ यहाँ पे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप सब जानते हैं किसी भी चीज़ की पावर को 0 कर दें तो वो इक्वल टू 1 होती है, ये छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है। तो मैंने m की पावर 0 लिख के यहाँ पे उसको टैग कर दिया होगा, और बाकी सारी इक्वेशन वैसे की वैसे नहीं लिखी, बल्कि जो सिमिलर चीज़ें थे वो इकट्ठा कर लिया। यहाँ पे m था, यहाँ पे m था, तो ये पावर्स ऐड, आप सारे जानते हैं कि जब बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे m और m बेसिस सेम थे, तो मुझे यहाँ पे a प्लस बी एक्सपेरेंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे l और b बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो गई, तो a माइनस बी लिखने में मुझे ज़रा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं होगा। तीसरा हमारे पास वेरिएबल वो था t बेस था, तो t के साथ का यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैंने t को t माइनस टू ए लिख लिया। ये यहाँ पे भी तीन अब मेरे पास कंपोनेंट्स हो चुके हैं, एलिमेंट्स है मैस, लेंथ और टाइम। यहाँ पे भी मैस, लेंथ और टाइम है। अब मेरे लिए आसानी हो गई है, मैं अब इनको कंपेयर कर सकता हूँ, तो फिर वही मैंने किया था जो मुझे करना चाहिए था। तो अब यहाँ पे 0 इज इक्वल टू एम, मैस दोनों तरफ कंपेयर किया तो 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ से मैंने a की वैल्यू a इज इक्वल टू माइनस बी, और साथ में मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। यहाँ पे फिर पूछना चाह रहा हूँ, आवाज आ रही है आपको मेरी कि नहीं? सर आ यस रही सर, आ है। रही है। आ रही है सर। ओके, अब मैं l को कंपेयर करने जा रहा हूँ, l को। अब l की पावर यहाँ 1 है, तो 1 इज इक्वल टू a माइनस बी लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं फिर हम अभी यहाँ देख चुके हैं, इक्वेशन 2 में देख चुके हैं a इज इक्वल टू माइनस बी, तो मैंने a की जगह माइनस बी लिख दिया। तो ये माइनस बी पहले से ही मौजूद था, तो ये दोनों माइनस और माइनस माइनस टू भी हो गया, इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे, तो b इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 आ गया मेरे पास। ठीक है जी। अब मेरे पास a भी आ गया और b भी आ गया हुआ है। अब इक्वेशन 2 जो है उसको इम्प्लाइज दैट, वो किस तरह से हम इम्प्लाइज करेंगे उसमें, हम अभी मैंने b निकाला है तो b की वैल्यू यहाँ पे लगा दी, तो a इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 1 ओवर 2, तो ये हो गया 1 ओवर 2। तो इसका मतलब वो जो एक्सपेरेंट हमने पिछली स्लाइड में लगाए हुए थे वो उनकी पावर आ रही है 1/2, माइनस 1/2, तो वही मैंने दोबारा यहाँ लगा दी, v इज इक्वल टू सी एफ 1/2 म्यू माइनस 1 ओवर 2। तो ये जो म्यू है जिसकी पावर माइनस 1 ओवर 2 है, इसको नीचे बॉटम में ले गया। जब मैं बॉटम में ले गया हूँ, डिनोमिनेटर में ले गया हूँ, तो f ओवर म्यू सारे का अंडर रूट लिख दिया। c इज फ्री फ्रॉम 1 ओवर 2, सो c वैसे ही के साथ ही मल्टीपल बन गया उसका। यहाँ तक समझ आ गई बात? तो उसके बाद आवाज़ भी आ रही है मेरी, आवाज़ आ रही है? ओके। यस The most we can say from this analysis is that the wave speed is equal to the dimensionless constant times f over mu under root, यानी ये इस इक्वेशन की स्टेटमेंट को उसने यहाँ लिख दिया है।
ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू सी एफ ओवर म्यू अंडर रूट। अब हम अगली स्लाइड पे जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम मैकेनिकल एनालिसिस, यानी यहाँ मैकेनिकल का मतलब है यहाँ पे जो हमने मैकेनिज्म, जो मैकेनिक्स हमने बनानी है, तो साथ में फोर्स भी हमें स्टडी करनी है। ठीक है, अब फोर्स में हम किस तरह से करेंगे, पहले हम सिस्टम को पढ़ेंगे। ये फिगर आपको सामने नजर आ रही है आपको, जिसमें आपको एक चोटी सी, पहाड़ी की चोटी से नजर आ रही है आपको। अच्छा, इस फिगर को मैं समझाऊंगा भी, लेकिन कुछ यहाँ से मैं स्टेटमेंट पढ़ना चाहूँगा। कंसिडर अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग in which transfer wave is produced which is moving with speed v स्पीड से मूव कर रहा है। स्ट्रेच स्ट्रिंग है, ट्रांसफर वेव उसके अंदर प्रोड्यूस हो चुकी हुई है और वो v स्पीड के साथ वो मूव कर रही है। तो हमने एक स्नैपशॉट ले लिया, स्नैपशॉट उस स्ट्रिंग के अंदर जो वेव मूव कर रही थी उसका एक स्नैपशॉट लिया। तो वो जो हमने उसका जो प्लग किया था, जिसको हमने प्लग करके उसके अंदर जो वेव चल रही थी, उसका हमने ये वाली तस्वीर हमने यहाँ पे हासिल की। इतनी बात समझ आ रही है मेरे को। लेट अस टेक ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ डेल एल। अब उस स्नैपशॉट में से एक छोटा पार्ट जो है वो डेल एल वाला हमने यहाँ से ले लिया, उसकी लेंथ डेल एल है। दिस एलिमेंट फॉर्म्स एन आर्क। अब आर्क क्या चीज़ होती है, आर्क ऑफ सर्कल, यानी सर्कल को अगर हम मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम कर दें तो वो हर पार्ट जो होगा दैट वुड कॉल्ड आर्क। आर्क समझा रहा है, इसको मेहराब बोलते हैं। अक्सर मसाजिद में हमारे यहाँ दरवाज़ों के नीचे आर्क बनी होती हैं। पुरानी मुगलिया दौर की अगर बिल्डिंग्स देखें, वहाँ पे भी दीवारों पे, विंडोज़ पे वो आर्क का इस्तेमाल किया। आर्क एक इंजीनियरिंग के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर देख लें कई 100 साल से चली आ रही है और ये इसकी ये मजबूती की दामन है। अब होता क्या है कि ये, अगर मैं ये सवाल करूं कि आर्क और स्ट्रेट लाइन का बीम डालने में क्या फ़र्क है, कोई यहाँ बताना पसंद करेगा? अगर मैं ये सवाल आपको दूँ कि अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हों तो आर्क और स्ट्रेट बीम, यानी आर्क की जगह आप स्ट्रेट बीम भी डाल सकते हैं, तो दोनों में से मजबूती किस में है? पहला सवाल तो ये है जी। सर आपने क्या अच्छा, बोला? नहीं, आप किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही? सर वो डॉट वाले की ज्यादा मजबूती होती है। आ रही है बात। मैं दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूँ। आर्क, आर्क कहते हैं मेहराब को, गोल गोल चीज, ठीक है, मेहराब। ठीक है, अब जो हमारे हमारे पुलों के पुराने पुल देख लें, पुरानी मुगलिया दौर की बिल्डिंग देख लें, दरवाजों के ऊपर वो आर्क बनाते हैं, विंडोज के ऊपर वो आर्क बनाते थे। आज के दौर जदीद में आर्क भी बन रही हैं और साथ में बीम, फ्लैट बीम, स्ट्रेट बीम वो भी डल रहे हैं। मैं ये पूछ रहा था कि दोनों की में मजबूती किस लिहाज से है? क्या वो 500 साल पहले, 600 साल पहले जो मुगलिया दौर की आर्ट हम देख रहे हैं वो मजबूत है, कि आज के दौर की स्ट्रेट बीम जो डाल रहे हैं दरवाजों के ऊपर, खिड़कियों, वो ज़्यादा मजबूत है? पहला सवाल तो ये है मेरा। सर वो जो अंग्रेजों के जमाने वाली थी वो ज्यादा मजबूत थी। मुगलिया दौर ने जो कंस्ट्रक्शन की है वो ज़्यादा मजबूत है, ये पक्की बात हो गई। एक का जवाब आ गया। अब मैं अगर आपसे इसकी साइंस पूछूं कि भाई दोनों में फ़र्क क्या हुआ, मजबूती क्यों हो गई, उसमें मजबूती क्यों हुआ? भाई उसमें तो सरिया भी लगाया उन्होंने, वो पुरानी दौर की बिल्डिंग है, उसमें तो सरिया भी नहीं यूज़ किया उन्होंने। तो यहाँ पे तो सरिया भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर ये क्या मसला हो गया, मजबूती कैसी आ गई इसमें? ये मैं फिजिक्स का सवाल कर रहा हूँ आपसे जी। तो अगर मैं यहाँ पे इसको छोड़ दूँ, इस सवाल को आप पे डाल दूँ और मैं ये आज आपको असाइनमेंट दे दूँ क्लास GCR के अंदर, तो आपने इसका जवाब तलाश करके देना है। 2 या 3 लाइंस का होगा। ठीक हो गया? ओके, चलो ये अब मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया एज असाइनमेंट। अब मैं दोबारा से फिर आर्टिकल की तरफ आ रहा हूँ। अब वो जो स्मॉल लेंथ हमने ली हुई है, स्ट्रिंग लेंथ डेल एल, दिस एलिमेंट फॉर्म्स एन आर्क ऑफ सर्कल। क्योंकि अब जानते हैं कि मैं कर्सर लेके आ रहा हूँ उस जगह पे, ये जो चीज़ है, दिस इज द शेप, जो मैं दिस इज आर्क,
अब अगर इसको मैं कंटिन्यूसली आगे इसी तरह से मूव करता चला जाऊं जिस तरह से पीछे मूव गुलाई आ रही थी, तो ये इट विल कंप्लीटली बिकम अ सर्कल। इमेजिन हो रहा है आप लोगों को? इट विल बिकम यस अ सर। कंप्लीट सर्कल। तो इसलिए इसको हम आर्क बोल रहे हैं, ये सर्कल का एक पार्ट है, ठीक है, एलिमेंट फॉर्म ऑफ आर्क ऑफ सर्कल। अब अगर ये आर्क है और सर्कल का पार्ट है तो डेफिनेटली इसका कोई रेडियस होगा, रेडियस। और रेडियस जो है वो उसके ब्रिम से लेकर उसके सेंटर तक का फासला है। इसको मैंने कैपिटल आर से जाहिर कर दिया हुआ है। if mu is the if mu is the linear mass density of line string, then mass of element of the string is del m is equal to mu del l। यानी ये जो हमने अभी पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा था, mu is equal to m over l। mu क्या चीज़ है? लीनियर मास डेंसिटी। और वो मास लीनियर मास है, लीनियर मास डेंसिटी है ये, जो कि पर यूनिट लेंथ के लिहाज से है, ठीक है। यानी चेंज इन लेंथ, चेंज इन मास पर यूनिट लेंथ, ये चीज़ है। यानी ये इक्वेशन हमने पीछे अभी हम देख के आए हैं इस जगह पे। ये मैं अभी हमने पीछे इसको म्यू इज इक्वल टू, यानी जो हमारे पास डेंसिटी म्यू जो आ रहा है वो हमारे पास m ओवर l की शक्ल में है। ये हमने यहाँ पे यहाँ से ये जो हमारे पास चीज़ आ रही है, अगर इस चीज़ को क्लियर नहीं है तो मैं यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ उसको। यानी यहाँ पे भी हमने जिक्र किया इसका कि म्यू इज इक्वल टू m ओवर l माइनस, यहाँ पे जिक्र हुआ था। ये देखिए यहाँ अभी हम पढ़ के आते हैं यहाँ पे कि mass of element of string in terms of linear mass density, linear mass density mu। अब mu क्या है? mass per unit length। और वैसे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू mass per unit volume। तो यहाँ वॉल्यूम चूंकि वो 3 डिमेंशन में होती है, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, तो यहाँ हमारा साथ जो वास्ता पड़ गया हुआ है वो सिर्फ लंबाई के साथ है, क्योंकि रस्सी दे रहे हैं दैट इज अलोंग अ लीनियर शेप। सो हमने बाकी 2 डिमेंशन उनको मिनिमाइज कर दिया और हमने ले लिया हुआ है मास पर यूनिट लेंथ। बात क्लियर हो गई है? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। डेंसिटी जो यहाँ पे है लीनियर मास डेंसिटी, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है? लीनियर मास Yes. डेंसिटी, यस मैं दोबारा फिर Yes, sir. बता रहा हूँ। डेंसिटी का फॉर्मूला जनरल होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्योंकि हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, अलोंग या लाइन ले रहे हैं, लीनियर ले रहे हैं, तो हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर 3 डिमेंशंस होती हैं, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। तो चौड़ाई और ऊंचाई को अगर हम मिनिमाइज कर दें तो हमारे पास एक रह जाती है लंबाई, तो इसलिए हमने उसको लीनियर डेंसिटी कह दिया हुआ। ओके, तो मैं अब आगे जा रहा हूँ। यहाँ पे वही हमने यहाँ पे वो चलाया हुआ, क्योंकि बहुत स्मॉल सेगमेंट ले रहे हैं, स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं, तो साथ में ये जो डेल वाला आंसर है ये लगा दिया है। ये डेंसिटी है, तो डेल m ओवर डेल l, दिस विल बिकम योर लीनियर मास डेंसिटी उस स्मॉल सेगमेंट की, ठीक है। अब स्मॉल सेगमेंट की दी हुई उसको इस शक्ल में लिख दिया है मैंने उसको, उसी फॉर्मूले। तो लेट f बी द टेंशन एट द 2 एंड्स ऑफ द एलिमेंट। अब इस रस्सी के इस जो सेगमेंट हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं यहाँ पे दोनों तरफ, क्योंकि इस आर के यहाँ पे रेडियस 0 से लेकर यानी उसके सेंटर से लेकर उसके ब्रिम किनारे तक जो फासला जब मैंने मार्क किया उसको मैंने आर कहा हुआ है, कि जहाँ मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा है, इस पॉइंट के ऊपर 2 टेंजेंट गिर सकते हैं। एक टेंजेंट अलोंग दैट ऑफ दिस वन और अनदर इज दैट इन दिस वे। तो इनको हमने फोर्सेस का नाम दे दिया हुआ कि दीज आर द फोर्सेस। और ये जो फोर्सेस हैं, अब आप ज़रा गौर कीजिएगा कि अगर ये इनका यहाँ से ये जहाँ जिस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट गिर रहा है, यहाँ से जहाँ से वो टेंजेंट हम उसको टेंजेंट बना रहे हैं उस सर्कल के साथ, उस आर्क के पार्ट के साथ, तो उसको अगर हम सेंटर से ज्वाइन करें, इट विल आल्सो एन आर। क्योंकि आप जानते हैं सर्कल के रेडियस जिधर से मर्जी आप ले लें, उसके किसी भी किनारे तक ले लें, किसी भी तरफ जाके वो सेम मैग्नीट्यूड होगा। सो ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी कैपिटल आर है। तो अब अगर हम इस फोर्स को रिजॉल्व करें
उसके कंपोनेंट के बीच में, तो हम देख रहे हैं कि ये जो थीटा इसके साथ यानी पहली वैल्यू के साथ जो थीटा एंगल बन रहा है वो यहाँ पे भी थीटा है। तो ये जो फोर्स है इसको हम इस हॉरिजेंटल लाइन के साथ कंसिडर कर रहे हैं। ये फोर्स जो है इस हॉरिजेंटल लाइन के साथ मेकिंग एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, इस सेगमेंट के साथ जो फोर्स लग रही है एस सेगमेंट के साथ वो मेकिंग एंगल थीटा है। इस तरह से ये वाला जो फोर्स का इस पे लग रही है सेगमेंट के ऊपर वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन का थीटा एंगल बना रही है। तो अगर ये थीटा एंगल बना रही है और ये फोर्स बना रही है तो इसको हम इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। जब रिजॉल्व करेंगे तो इसका ये वाला कंपोनेंट ये जहाँ मेरा कर्सर अगर आपको नजर आ रहा है दैट वुड कॉल एफ कॉस थीटा, और ये वाला जो दैट वुड कॉल एफ साइन थीटा। इसी तरह से यहाँ पे भी दिस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट एफ हमारे पास कॉस थीटा और उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो एफ साइन थीटा होगा। तो ये वाले दो कंपोनेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये जहाँ मेरा कर्सर नजर आ रहा है एफ कॉस थीटा ये वाला और ये एफ कॉस थीटा इन ऑपोजिट डायरेक्शन है और सेम मैग्नीट्यूड है, दैट्स व्हाई दे विल कैंसिल ईच अदर। और यहाँ पे जो इस तरफ अलॉन्ग ये एक दूसरे को एनहांस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एफ साइन थीटा होगा डेफिनेटली अगर ये एफ कॉस थीटा है तो ये एफ साइन थीटा होगा। तो इसका फोर्स का एफ साइन थीटा, इस फोर्स का ये एफ साइन थीटा, दोनों एक दूसरे को ऐड करेंगे तो एनहांस करेंगे। तो एफ साइन थीटा प्लस एफ साइन थीटा दैट गिव यू एफ इन वे एफ परपेंडिकुलर। ये छोटा सा सिंबल नजर आ रहा है, ये शो कर रहा है परपेंडिकुलर कंपोनेंट का। दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऐड हो गए हैं। यहाँ तक समझ आ रही है बात? यस सर। आवाज आ रही है? आवाज ये जो डायग्राम है एक दफा फिर बता देंगे? हाँ मैं फिर बताता हूँ जी इसको। ये मैंने बोल रहा हूँ कि हमने रस्सी के अंदर एक वेव पैदा की हुई है। उस वेव का हमने छोटा सा एक पीस लिया है और उस पीस को हमने फर्दर स्मॉल सेगमेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, छोटे टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसमें छोटा सा पीस एक डेल एल ये है, ठीक है। यानी ये एक बहुत बड़ी रस्सी का एक छोटा सा ऑलरेडी पीस है और उसके अंदर हमने एक छोटा सा पीस एक और ले लिया है। ये पीस जो है इसके साथ जो है एक लाइन हम इस चूंकि हम कहते हैं कि ये जो वेव पैदा हो रही है दिस इज एन आर्क, क्योंकि ये सर्कल का एक हिस्सा है, सर्कल का पार्ट है ये आर्क। क्योंकि गोल शक्ल हम जानते हैं कि वेव जब मूव करती है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव साइकिल सा होता है, नीचे नेगेटिव साइकिल होता है, हाफ साइकिल होता है। तो दिस इज द अनदर आर्क है ये और ये सर्कल का पार्ट है। तो इसके साथ हमने ये पैरेलल लाइंस हमने यहाँ पे एक ड्रॉप की हुई है, साथ इससे कह लें कि हमने टेंजेंट ड्रॉप किया होगा। उस टेंजेंट के साथ एक उसके उस सेगमेंट के एक दूसरे किनारे पे एक यहाँ किनारा बनेगा। सेगमेंट मीन्स कि उसका छोटा स्मॉल पार्ट है, चाहे वो 0.0000001 मीटर ही क्यों ना हो। उस स्मॉल सेगमेंट के इस किनारे पे ऊपर भी हमने एक टेंजेंट ड्रॉप किया, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉप कर दिया। जब ये टेंजेंट ड्रॉ हमने कर दिया इसको हमने ये ज़ाहिर ये कर रहा है कि इस फोर्स इस सेगमेंट के ऊपर फोर्स एक इस तरफ अमल कर रही है, एक फोर्स इस तरफ अमल कर रही है। ये फोर्स का मतलब रस्सी का तनाव इस तरफ भी एक्ट हो रहा है, इस तरफ भी एक्ट हो रहा है और वो इस हॉरिजेंटल लाइन के साथ एंगल थीटा बन रहा है। ये टेंशन का कंपोनेंट यानी फोर्स कंपोनेंट भी थीटा बना रहा है, ये फोर्स का कंपोनेंट भी थीटा बना रहा है। जब इसका ये थीटा कंपोनेंट इस एंगल के साथ बन रहा है तो जब हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं जो मेकिंग एन एंगल थीटा हो, किसी एक्स एक्सिस के साथ बना रहा हो, तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा और दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ एक्स कॉस थीटा तो इस तरफ आएगा इस फोर्स का एफ एक्स कॉस थीटा कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा। अब इनका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा वो डेफिनेटली इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के साथ होगा, तो वो ये वाला है। तो दोनों का एफ साइन थीटा यहाँ पे भी, एफ साइन थीटा यहाँ पे भी एक्ट करेगा। ये वाले एफ कॉस थीटा जहाँ पे मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा है ये इक्वल मैग्नीट्यूड है, ये दूसरे को मिनिमाइज कर देंगे और ये वाला जो होगा ये दूसरे को एनहांस कर देंगे, तो ये सेम डायरेक्शन में। तो एफ साइन थीटा प्लस एफ साइन थीटा वो मैंने यहाँ लिख लिया हुआ और ये एफ परपेंडिकुलर का साइन यहाँ मैंने लगाया हुआ है परपेंडिकुलर, क्योंकि वो मिनिमाइज हो गया। सिर्फ हमारे पास एक इफेक्टिव पार्ट रह गया वो है परपेंडिकुलर एफ का, और इस परपेंडिकुलर को लिख सकते हैं 2f sin थीटा, क्योंकि टेंशन ऑल ओवर द स्ट्रिंग वो सेम ही रहेगी। हाँ जी, कोई सवाल करना है? नहीं सर, ठीक आ गई है समझ इसकी। जी, तो ये जो है उसको 2f sin थीटा मैंने कह दिया हुआ। अब ये थीटा जो है चूंकि हमारा सेगमेंट बहुत ही स्मॉल है, ये जो हम लिया हुआ है, तो इसके इसमें बनने वाले जो एंगल
इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो उससे भी स्मॉल हो जाएंगे। या जैसे नजर आ रहा है आपको, दो पे हमारे पास 2f थीटा आ गया, तो इस इक्वेशन को हमारे पास यूं लिख सकते हैं f इंटू 2 थीटा। अब हम इस इक्वेशन से फैमिलियर हैं कि आर के साथ कोई बॉडी सर्कल पे मूव कर रही हो तो उसका उस सर्कल के ऊपर मूविंग बॉडी कितना फासला तय कर रही है उसको हम s इज इक्वल टू आर थीटा से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे s हमारे पास स्मॉल डेल है, डेल एल है लिख दिया मैंने, आर की जगह कैपिटल आर लिख दिया हुआ जैसा कि फिक्र में नजर आ रहा है आपको, और थीटा की जगह पे 2 थीटा मैंने कर दिया हुआ। ठीक हो गया जी, क्योंकि हमारे पास डबल थीटा में डेल एल जो है वो उसके बीच में दो थीटे आ रहे हैं, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, तो दैट्स व्हाई 2 थीटा यहाँ पे आ चुका हुआ है। 2 थीटा को सेपरेट किया तो डेल एल ओवर कैपिटल आर। अब इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया गया है और इसको मैं इक्वेशन 1 के अंदर लगा रहा हूँ, बुझने वाली यहाँ लिखी हुई एफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एफ डेल एल ओवर आर। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते, क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्ट जो है क्योंकि एक आर का पार्ट है और हम जानते हैं कि आर के ऊपर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो चूँकि हम टेंशन स्टडी कर रहे हैं, उस रस्सी के पार्टिकल्स उसके लॉन्ग गैप मूव कर रहे हैं तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बारे हम जानते हैं कि एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर होता है। तो यहाँ पे मैंने वही फॉर्मूला लगा दिया, डेल एम वी स्क्वेयर ओवर आर। डेल एम साथ इसलिए लगा रहे हैं, वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ मास, डेल एल वेरी स्मॉल है तो उसका जो लेंथ होगी उसका मास भी तो बहुत स्मॉल होगा ना, तो दैट्स व्हाई डेल एम यहाँ लगा दिया, वी स्क्वायर ओवर कैपिटल आर। अब यहाँ पे फिर हम काम करने जा रहे हैं, इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ फोर्सेस हैं और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, सो we have no hesitation to compare on right side on equation 3 and 4, so that's why we are going to compare। तो मैंने दोनों को इस शक्ल में यहाँ पे लिख लिया, यानी उनकी लेफ्ट हैंड साइड जो वेरिएशन थी उसको मैंने यूँ लिख लिया। अब मुझे लग रहा है कि ये आर और आर जो दोनों तरफ बॉटम में मौजूद है, डिनोमिनेटर में मौजूद है, वो कैंसिल हो गए। तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ गई, डेल एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ इंटू डेल एल आ गया। बी स्क्वायर हमें चाहिए, बी हमें चाहिए फाइंड, तो क्यों ना बी स्क्वायर को वहीं पड़ा रहने दें और इस डेल एम को इसके यहाँ इस राइट साइड के बॉटम में ले आए, तो एफ डेल एल ओवर डेल एम आ गया। तो अब डेल एम ओवर डेल एल हम जानते हैं दैट इज द लीनियर मास डेंसिटी, तो उसको हमने यहाँ पे एफ तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से कुछ लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास फिगर जो आ रही है डेल एम ओवर डेल एल की एक्चुअल फार्मूला है, हमारा फार्मूला थोड़ा सा रिवर्स है, तो मैंने उसको रिवर्स कर दिया, दोनों तरफ को उल्टा दिया, तो डेल एल ओवर डेल एम इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू। अब इस चीज़ को अगर हम कंपेयर करें, ये जहाँ मेरा कर्सर नजर आ रहा है इसको कंपेयर करें यहाँ वाली एलिमेंट के साथ, सेम है, तो लगाया जनाब इसकी जगह पे 1 ओवर म्यू, एफ ओवर म्यू आ गया। अगला स्टेप किया कि दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, v इज इक्वल टू एफ ओवर म्यू अंडर रूट कर लिया। तो ये जो है एक्सप्रेशन जो है ये दिस एक्सप्रेशन फॉर वेव स्पीड फॉर स्मॉल ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास है एफ ओवर म्यू के वजह से। तो यहाँ पे क्योंकि सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। सर ये तो बैक स्लाइड कीजिएगा एक दफा, हाँ पिछले वाली साइड। ये ले इसमें जो नहीं सर यही, तो हाँ, इसमें जो इक्वेशन नंबर 4 है ये इसका थोड़ा सा बता दें, ये समझ नहीं आई थी। मैं ये कह रहा था कि ये तो अब हम जान चुके हैं, तस्लीम कर चुके हैं कि भाई ये दिस इज एन आर्क, ये बात समझ में आ रही है, इज आर्क, यस सर। क्योंकि जब वेव ने मूव करना है तो उसने वो कर्व तो बनानी है ना, जिसमें वेव की शक्ल होती है, तो दिस इज एन आर्क। अगर ये आर्क है और सर्कल का आर्क हम कह चुके हैं, आर्क जो होती है वो सर्कल का पार्ट होता है। आप सड़क पे जा रहे हैं तो सड़क पे किसी किनारे पे आपको लेफ्ट मुड़ना पड़ जाए या राइट मुड़ना पड़ जाए, तो वहां से सड़क जो है वो गोल हो जाती है। अब वो गुलाई चाहे छोटी सी है चाहे बड़ी सी है, वो आर्क है, गोल है, तो वो आर्क पार्ट जो होगा वो सर्कल का ही पार्ट होगा। तो अगर हम उस सर्कल आर्क पार्ट को कंटिन्यूटी उसी एंगल में मूव करते चले जाएंगे तो वो एट द एंड वो एक सर्कल बनाएगा। तो जब ये एक सर्कल बन चुका हुआ है, इसको आर्क हम कह चुके हुए हैं और हम कह चुके हुए हैं कि इसके पार्टिकल जो हैं वो सर्कल के ऊपर मूव कर रहे हैं, रस्सी का
बड़े सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है और हम जानते हैं सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज कि नहीं आ कोई रही बॉडी जब सर्कल के सर ऊपर मूव आवाज नहीं आ करती रही। है और उसको वहां पे सर्कल के ऊपर मूव करने को मेंटेन रखने के लिए फोर्स जो लग रही होती है उस पर उसकी फोर्स वाला लगाने कोई चांस नहीं की कि भाई आवाज कहाँ से नहीं आई, पहले ये बताओ मुझे। अब आ रही है? सर अब आ रही है, लेकिन ये आवाज जो नहीं आ रही अब? सर अब आ रही है, लेकिन सर आ अटक रही कर है, आती ठीक आ है। रही बिल्कुल। अब आ रही है। ये सर पहले नहीं थी आवाज सही। यार जो आप आपने दोबारा डायग्राम शुरू अब की है ना, आपको अच्छा अब अब समझ नहीं आ है। गई, जो मैं समझाया वो समझ आ गया आपको? सर वही, ये डायग्राम जब समझाने लगे हैं वो तब नहीं समझ आई, वो आवाज बंद हो गई थी आपकी। ठीक। नहीं यार वो मैं बता चुका हूँ 2-3 दफा। सर बस मैं ये इक्वेशन सर का मेरा भी एक क्वेश्चन है। नहीं सर, इक्वेशन 4 का वो बस, बाकी और नहीं। 2 दफा तो बता दिया अभी। अब आप बताएं आपको क्या समझ आया? अच्छा, सर जिसको आवाज क्लियर है वो जरा वो बता दीजिए, क्लियर करे। तो स्ट्रिंग का हर पार्ट जो है वो सर्कल लगेगी, दैट्स व्हाई हमने सेंटीमीटर फार्मूला लगा दिया। और कुछ क्वेश्चन, सर नया जी मेरा क्वेश्चन? भी ठीक है, क्वेश्चन है। समझ आ गई है। जी जी। वो फार्मूला सेंटीपीटल का बोल गया सर वो। आपने ये जो फोर्स जी जी। सर आपने ये जो रेडियस लिया था आर, ये सेंटर हाँ जी। वाला, एक तो आपने जी साइड पे थीटा वाले लिए थे ना, और एक बिल्कुल सेंटर में लिया था आपने। जी सर ये जी। जो फोर्सेस लगाई हैं ये बिल्कुल सेंटर से खींचे हैं ना टेंजेंट? अच्छा, अब मैं ये नहीं, मैंने बात ये है कि ये फोर्स इस तरह से है कि सबसे पहले तो ये जो मैं कर्सर में अपना ये उस रस्सी के ऊपर जो आर्क, ऑलरेडी एक बड़ा सा आर्क नजर आ रहा है, तो यहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, नजर आ रहा है आपको? आपको नजर आ रहा है ये ये सर वाला? आ रहा है ये नजर। सर आ रहा है। अच्छा ठीक है। तो उस आर्क के बीच में एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया, छोटा, वेरी वेरी स्मॉल, जिसको डेल एल कह दिया हुआ। उस डेल एल के इस, अब ये ऑलमोस्ट एक डॉट ही होगा और एक स्ट्रेट लाइन होगी ये वाली, जिसको मैं डेल एल कह रहा हूँ। उसके एक डॉट के एक किनारे के ऊपर ये फोर्स एक्ट कर रही है, टेंजेंट ड्रॉ की है, तो वो फोर्स इस तरह टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। और दूसरी तरफ से किनारे पे ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। अब उसके वो जो टेंजेंट है वो इस सेंटर के, वो इस हॉरिजेंटल लाइन के साथ, जो कि उस आर्क के साथ, उस स्मॉल सेगमेंट के साथ एक टेंजेंट, एक नया बना रहा है, ये वाली लाइन जो है टेंजेंट बना रही है, उसके साथ एंगल थीटा बना रहा है। अब अगर ये फोर्स एंगल थीटा बना रही है इस वाले टेंजेंट के साथ, स्ट्रेट लाइन के साथ, तो उस थीटा एंगल की, उस फोर्स की कंपोनेंट्स हमने देखने हैं। वो कंपोनेंट्स एक इस तरफ होगा, एक इसके अलोंग दैट होगा। अब उस इस एंगल के साथ जहाँ पे वो दूसरा जो मैंने बोला, जिक्र किया, छोटा सा जो पीस बन रहा है, उस पीस का एक किनारा यहाँ से ओ से जोड़ दिया और दूसरा किनारा यहाँ जोड़ दिया। ये जो सेगमेंट है इट्स ऑलमोस्ट अ डॉट। फिर अगेन बोल रहा हूँ, जब एक डॉट के जरा मेजर कीजिएगा और ये जीरो से लेकर ये तक उसके उस डॉट के मिड पॉइंट के साथ लाइन जुड़ी हुई है। जब मैं इसको डॉट के इस किनारे के साथ वेरी वेरी स्मॉल सेगमेंट के साथ ये थीटा यहाँ बना रहा हूँ, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल मैग्नीट्यूड होंगे। तो ये एंगल वेरी स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल है, इसी वजह से हमने इसको यहाँ पे साइन थीटा की जगह जस्ट थीटा ही लिख दिया था। सवाल जवाब यही था, या सवाल यही था? समझ आ गया? कुछ और सवाल था आपका? सवाल? हाँ जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था, वो आपने जो बिल्कुल स्मॉल सेगमेंट लिया था, एक जी स्ट्रेट लाइन बन गई थी, आपने कहा था जी कि जी। उसके एक कॉर्नर पे हमने एफ फोर्स को एक साइड पे टेंजेंट गिरा दिया और दूसरी साइड पे भी उसका टेंजेंट गिरा दिया, तो ये और नहीं, आपने कहा फिर कि ये जो हाँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ना, ये इसके हाँ। बिल्कुल मिड से गुजर रही है। तो सर जब हमने इसके फोर्स के कंपोनेंट को तोड़ना है, तो सर वो उस पे फर्क नहीं थोड़ा सा पड़ेगा, क्योंकि वो एक अच्छा स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, नहीं सुने बात, ये जो है ना, ये जो सेगमेंट, स्मॉल सेगमेंट जो हमने लिया है, मैं ये कह रहा हूँ कि इट्स वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। अब अगर उस स्मॉल सेगमेंट को चले दोनों तरफ आगे बढ़ा दें, तो ये उसकी नुमाइंदगी है, यानी ये उसकी लीनियरिटी की निशानदेही कर रही है। अब अगर स्मॉल सेगमेंट है, जैसे आपके पास पेंसिल आपने पकड़ी हो, पेंसिल के 2 किनारे होंगे ना, तो उस किनारे के एक तरफ जो होगा वो ये फोर्स एक्ट कर रही है और दूसरे किनारे पे ये फोर्स एक्ट कर रही है, क्योंकि रस्सी में है क्या, तनाव ही है ना।
तो अगर वो स्मॉल सेगमेंट के ऊपर दो तनाव अमल कर रहे हो और वो लीनियर लाइन के साथ एंगल बना रहे हो, तो उसको रिजॉल्व करना है हमने, उन्हीं कंपोनेंट्स को हमने देखना है। अब समझ आ गई कि नहीं? सर हम ये कह सकते हैं कि जो बिल्कुल स्मॉल सेगमेंट है हम इसको पॉइंट कंसीडर कर लें। मैं यही तो पहले बता गया हूँ, ये जस्ट ए पॉइंट ही है, नुक्ते की बता रहा हूँ, ये वेरी स्मॉल है, इसलिए कह रहा हूँ ये थीटा है। यही तो पहले बात करके हम बता गया हूँ, ये इस ओके सर डॉट की ठीक तरह हो गया। मैं उस टाइम का सर ये सोच रहा था, मैं कहा आप जस्ट डॉट। ओके सर ठीक हो गया फिर। नहीं, ये सर मैं समझ रहा था ये इसको जो बिल्कुल थोड़ी सी डॉट है ना, स्ट्रेट लाइन है ना, तो वो उससे कंफ्यूज हो गया था। वो उसको तो हमने बड़ा करके दिखा रहे हैं ना, ताकि वो ऑन अ लार्ज स्केल आप उसको समझ सकें। तो ये बात पहले मैंने भी उस तरह जब समझाया है, तो मैंने नुक्ता ही कहा है कि ये नुक्ते की तरह से छोटा सा है और दो किनारे हैं उसके बने हुए, दोनों किनारों पे वो जो तनाव है वो टेंजेंट बनाती है उसके ऊपर एक्ट कर रही है, तनाव टेंशन जो है जिसको हम फोर्स ले रहे हैं, उसी को सारा गया हल किया हुआ। ठीक हो गया सर, समझ लग गई है। हाँ चलें, अब कोई और क्वेश्चन किसी ने करना हो तो पूछ सकते हैं। सर क्वेश्चन पिछले तो लेक्चर में और से एक क्वेश्चन था। चलें वो फिर हम क्वेश्चन दोहरा दें अपना, वो फिर नेक्स्ट हम देखेंगे आएंगे। हाँ जी, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन दोहरा देंगे अपना। सर हमने डैम्प्ड ठीक है ऑसिलेटर पढ़ा था ना। जी जी सर डैम्प्ड ऑसिलेटर पढ़ा था ना हमने। तो जी जी। सर उसमें हमने हम ये कह सकते हैं कि जो डैम्प फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स होती है। हर डैम्प फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स होती है। मतलब डैम फोर्स हम कह सकते हैं कि जो मज़ाहमत पेश कर रहे हैं, जो उसके जो ऑसिलेशन के अंदर रुकावट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर तो वो फ्रिक्शन उसके अंदर आ रही है, मीडियम फ्रिक्शन फ्रिक्शन वाला है, तो डेफिनेटली फिर वो एक डैम फोर्स होगी। अगर उसके मैकेनिज्म के अंदर फ्रिक्शन है तब भी वो डैम है। अगर वो किसी सड़क के ऊपर मूव कर रहा है या फ्रिक्शन पैदा हो रही है तब भी वो डैम है। अगर इंजन की कोई मैकेनिज्म लगाया हुआ है, उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस फोर्स आ रही है तब भी डैम है, जो भी उसकी सर ऑसिलेशन को। हाँ जी जी, सर मैं प्रिया, ये हाँ जी। पूछना चाह रही हूँ कि सर इन दोनों में फर्क भी है या ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि डैम फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स में फ़र्क है कि नहीं? यस सर यही पूछ रही हूँ। अच्छा, नहीं वो तो फिर जब आप डैम फोर्सेस की क्लासिफिकेशन करेंगे तो फिर हर फोर्स की अपनी अपनी क्लासिफिकेशन हो जाएगी ना। ओके सर। ठीक है, तो जो भी चीज़ वाइब्रेट कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, उसको अब मुज़ाहमती हम उसको एज ए जनरल कह देते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं कि ये रजिस्टर फोर्स है, तो इसको हम डैम फोर्स कह रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन किसी ने करना है? मगर सर जब बिल्कुल लीनियर पाथ पे होगी, बिल्कुल लीनियर पाथ पे जिसमें किसी किस्म की मूवमेंट नहीं आएगी, जब पाथ बिल्कुल लीनियर होगा सर, वहां पे तो इन दोनों को हम सेव नहीं कर सकते। हाँ, नहीं वो जब हम लीनियर मूव कर रहे हो, यस जब सर, हम लाइन अलोंग द प्लेन मूव कर रहे हो, ये कह रहे हैं? यस सर, यस सर, अलोंग द प्लेन जब सर बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं आएगी फोर्स में सर, स्ट्रेट होगी अच्छा, दोबारा बिल्कुल। सवाल दोहराओ। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ कि हाँ हाँ जी जी। देखिए ना, ये जो मज़ाहमत है ना, हम उसको चाहे आप लीनियरली मूव कर रहे हो, चाहे हवा में मूव कर रहे हो, चाहे हम ऑसिलेट कर रहे हो, तो अगर तो हम उसको मज़ाहमत एक जनरल वर्ड है, हम एक ही तरह जो ऑसिलेशन का है या जो लीडर मूव कर रहा है, उस वो सिस्टम के तहत काम कर रहा है, तो मैकेनिज्म हो रही है, एक ऑफ कर रहे हैं, अब वाइब्रेट कर रहे हैं, एक उस मैकेनिज्म की अपनी मज़ाहमत। सर आवाज नहीं आ रही। वो मज़ाहमत कई तरह से हो सकती है, उसी को हम डैम डैम कहते हैं, जो उसको स्लो कर रही है, जो उसको मज़ाहमत पेश कर रही है। चाहे अगर आप जिक्र कर रहे हो ऑसिलेशन के,
चाहे अगर आप ऑसिलेशन दे, अब आ रही है आवाज जी, आवाज आ रही है आपको? यस सर, आप आने लगी। आवाज नहीं, आप बिल्कुल ही आ रही है आवाज? आ रही है सर, सर आ अब रही है। आने लगी, तो पहले नहीं वो थी आ मैं रही। गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जो हमारे, अच्छा, अब कुछ बच्चों को आवाज का मसला है, बाकी सारी क्लास आ रही है। अच्छा, वो इस तरह से है कि जब मैं बता रहा हूँ कि जो मैकेनिज्म है ना, हमारा जो सिस्टम है, जी सर। वो सिस्टम के अंदर भी तो मज़ाहमत है ना, इनसाइड। एक तो हमें अपेरेंट नजर आ रहा है ना, एक अपेरेंटली कोई चीज एक मूव करती नजर आ रही है। अब जो चीज मूव कर रही है उस सिस्टम के अंदर भी मज़ाहमत होती है। इसी तरह से मैं बात करने लगा था ऑसिलेशन की। जब ऑसिलेशन हो रही है, चाहे आपने वो झूला बांधा हुआ है रस्सी के साथ, अब वो जो रस्सी के साथ झूला बांधा हुआ है, उस झूलने के दौरान भी मज़ाहमत है। वो जहाँ वो बंधा हुआ है वो भी मज़ाहमत पेश कर रहा है, क्योंकि हवा मज़ाहमत पेश कर रही है ना, ठीक है। तो वो झूले की अपनी भी सिस्टम के अंदर, उसके अपने मैकेनिज्म के अंदर मज़ाहमत है। तो मज़ाहमत की तरह से है जो डैम्प, उसको हम ओवरऑल डैम्पिंग फोर्स कह रहे हैं, जो उसको स्लो डाउन कर रही है, लेट डाउन कर रही है, ठीक है। असल में यही तो मेरा क्वेश्चन था कि हर आवाज आ केस रही में है क्या कि नहीं आ रही? डैम्पिंग। खत्म हो गई आवाज? सर आ रही है सर। मैं यही तो पूछना चाह रहा था कि क्या हर केस में सर फ्रिक्शन को हम डैम्पिंग सर बोलेंगे? अब हमजा आपकी आपकी हमजा आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, नहीं। देखिए, वो जो जिस हम उसको आइडेंटिटी, वो है तो मज़ाहमत है। जब हम चल रहे हैं तभी मज़ाहमत है। सामने से आवाज आ रही, वो मज़ाहमत है, ठीक है। तो उसको हम पर्टिकुलर फिर नेम दे सकते हैं उसको, इस तरह का सीन को पर्टिकुलर सर हम ये कह सकते हैं जिस किसी तरह का हमारे हमारे पास आए। पास कोई